पोर्टल में आपका स्वागत है। हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 क्लास 9 मैथ्स पे अपन लोग बात कर रहे हैं। आप लोगों को जैसा कि ज्ञात होगा कि अपन लोगों का सिलेबस चेंज करके वही सिलेबस एनसीईआरटी सीबीएसई वाला सिलेबस आरबीएसई जो है अपना जो पिछला सिलेबस है उसको चेंज करके एनसीईआरटी सिलेबस ले आई है। ये सिलेबस इससे जो पिछला सिलेबस था ये बदला नहीं था, उससे पहले यही चलता था, बिल्कुल सेम डिटो आया है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से इजी से सिलेबस है। अपन लोग बिल्कुल साथ में मिलकर क्लियर करेंगे, आप लोग बस साथ बने रहें, पढ़ें। यही सिलेबस सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी चलता है। तो अपन लोग ये सारे के सारे विद्यार्थी, बोर्ड के विद्यार्थी साथ में मिलकर के लाभ उठा सकते हैं। आराम से अपन लोग बात करेंगे और ये निश्चित रूप से आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर अपने पास में, ठीक है, अपने पास में कुल 15 चैप्टर दिए हुए हैं। आप लोगों को पहले सिलेबस से रूबरू करा दूं, आप लोगों का सिलेबस क्या है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे अपन लोग बात कर रहे हैं, पहला जो चैप्टर दिया हुआ है अपन लोगों को, यदि अपन लोग पहले पढ़ते थे तो सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ते थे, वैदिक गणित को पढ़ते थे। वो वैदिक गणित इसमें से हटा दिया गया है। सबसे पहला चैप्टर वही है। सबसे पहला चैप्टर दिया हुआ है संख्या पद्धति। दूसरा जो चैप्टर दिया हुआ है, दूसरा चैप्टर अपन लोग देखें, दूसरा चैप्टर क्या दिया हुआ है, बहुपद, पॉलिनोमियल। बहुपद क्या है इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल इजी से चैप्टर दे रखे हैं, ज्यादा कोई लफड़े वाली बात नहीं है। तीसरा जो अपना चैप्टर है, तीसरा क्या दिया हुआ, निर्देशांक ज्यामिति। हाँ, ये निर्देशांक ज्यामिति पहले जाकर के बच्चा कक्षा 10 में पढ़ता था, अब 9th क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे साहब ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। चौथा जो चैप्टर दिया हुआ है, चौथा चैप्टर अपना क्या दिया हुआ है अपनी बुक में, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। नए सिलेबस की बात कर रहा हूं भैया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। जिन भैया बहनों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, नए सिलेबस की बुकें मार्केट में आ चुकी है, वहां से अवेलेबल है, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। इसके बाद में 5वां जो चैप्टर दिया हुआ है, 5वां चैप्टर क्या दिया हुआ है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है सर। छठा जो चैप्टर है, छठा चैप्टर का एक एक पर पूरे विस्तार से डिटेल के साथ अपन लोग बात करेंगे। एक एक से घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई हार्ड मामला नहीं है। यूक्लिड हालांकि अपन लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 9th क्लास में नहीं था, अब अपन के पास में 9th क्लास में भी आ चुका है। उसके बाद में रेखाएं एवं कोण, बिल्कुल सरल है साहब, रेखाएं एवं कोण, ठीक है सर। उसके बाद में 7वां जो चैप्टर दिया हुआ अपने पास में, 7वां चैप्टर क्या दिया हुआ, 7वां चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। 8वां जो चैप्टर है, 8वां चैप्टर क्या दिया हुआ, 8वां चैप्टर है चतुर्भुज। त्रिभुज के बाद चतुर्भुज ही आता है भैया, चतुर्भुज। 9वां जो चैप्टर है वो है समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल। मेंसुरेशन पे बात आ गई है, तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुजों व त्रिभुजों का क्षेत्रफल। त्रिभुजों का क्षेत्रफल अपने सिलेबस पर आप लोग लिख भी सकते हैं, और आप सभी को मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि अपन को एक कॉपी बना लेनी है अच्छे से। बिल्कुल वीडियो को जहां आपको लगे वहां पर रोक करके उसको उतारना है, या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसा भी आपको उचित समझें उस प्रकार से। लेकिन नोटबुक साथ में लेकर के पढ़ें, नोटबुक बनाएं और उस पर सारे क्वेश्चन वगैरह सोल्व करें। जहां तक यह संभव कोशिश होगी, हम आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। और हम लोग, आप लोगों को कैसा लगता है हमारा लेक्चर, उसके लिए हम लोग हमको कमेंट वगैरह करते रहें आप लोग, ठीक है। और लेक्चर को लाइक शेयर करना ना भूलें निश्चित रूप से। इसके बारे में मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 10, ठीक है साहब। चैप्टर नंबर 10 क्या है, चैप्टर नंबर 10 है व्रत। व्रत के बारे में यहाँ पर लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 पे मैं बात कर दूं, चैप्टर नंबर 11 क्या है, रचनाएं। रचनाएं अपन लोग रचनाएं, ठीक है साहब। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 क्या है, हीरोन का सूत्र दिया हुआ है इसमें, हीरोन का सूत्र।
ठीक है साहब। चैप्टर नंबर 13 क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घन घनाभ के अंदर बात आएगी यहाँ, ये 10वीं क्लास में भी यही चल रहा है, 10वीं के लेक्चर से आप लोग इसको देख सकते हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। इसके बाद में चैप्टर नंबर 14 क्या है अपने पास में? चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी बारंबारता, जिसको अपन लोग बोलते हैं सांख्यिकी, ठीक है साहब, जिसको अपन लोग बारंबारता बोलते हैं साहब। चैप्टर नंबर 15 क्या है? चैप्टर नंबर 15 अपने पास में क्या दिया हुआ है? प्रायिकता। अब थोड़ी थोड़ी चीज की डिटेल के बारे में आ जाते हैं साहब। प्रायिकता, ठीक है साहब। आगे भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शुरुआत से स्टार्टिंग से, पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है साहब संख्या पद्धति। यहाँ पे अपन लोग ये अपने चैप्टर हो गए, ये आराम से देख सकते हो। पहले ही चैप्टर से मैं चर्चा स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अपने को नॉलेज हो जाए कि क्या पढ़ना है अपने को साहब, ठीक है साहब। तो देखिए अपने पास में इसके लिए सबसे पहले संख्या के अंदर पढ़ना है अपने को वास्तविक संख्याएं, जिसके अपने पास में दो भाग होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। उसके बाद में अपने को पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, ठीक है सर। अपरिमेय संख्या होती कौन सी है, परिमेय कौन सी होती है, वास्तविक संख्या क्या है। सबसे पहला मेन पॉइंट ये बात तो अपन लोग करेंगे, संख्या ही किसे कहते हैं। आप लोग कोई विद्यार्थी जानते हैं तो आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, वो मेरे को कमेंट के द्वारा जरूर बताएं कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट के द्वारा दें, मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चे मेरे को आंसर अवश्य देंगे साहब, ठीक है सर। तो आप लोगों की जानकारी के लिए कोई विद्यार्थी ये मत कह देना साहब 1 2 3 4 इनको संख्या कहते हैं। संख्या के एग्जाम्पल है भाई, संख्या दुनिया में बहुत सारी, संख्या की डेफिनेशन चाहिए, एक परिभाषा चाहिए हमको अपन को साहब, ठीक है सर, जिससे अपन लोग संख्या को डिफाइन कर सकें। तो उसके बाद में संख्याएं भी अपने पास में दो प्रकार, वास्तविक काल्पनिक होती है, काल्पनिक है नहीं है, काल्पनिक 11वीं क्लास में जाके आपको मिलेगी। यहाँ पे अपन लोग वास्तविक संख्या की बात करेंगे। वास्तविक संख्या के अंदर दो भाग अपने पास में, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद संख्या रेखा को अपन लोग संख्या रेखा पे कैसे व्यक्त करेंगे साहब, ये बात करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास में कल को 5 दिया है तो अपन तुरंत क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे अपन लोग 5 पे इसको दर्शा देंगे। लेकिन कल को रूट 5 दिया था, रूट 5 कहाँ आएगा मेरे को एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए। उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसके विषय में अपन लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना, टेंशन ना लें। तो उसके बाद में फिर वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम पे अपन लोग बात करेंगे कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, घातांक नियम के ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसा कुछ अपने पास में पहले चैप्टर के अंदर होने वाला है साहब। दूसरे में अपने पास में दूसरा जो चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में बहुपद की बात होती है। तो सबसे पहली बात तो बहुपद किसे कहते हैं, इस बात पे चर्चा होगी, है ना। बहुपद कौन कौन बहुपद होती है और कौन कौन बहुपद नहीं होते। दूसरा चैप्टर क्या है साहब, बहुपद। पहली बात आएगी बहुपद किसे कहते हैं साहब। दूसरी बात आएगी अपने पास में बहुपद के अंदर कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है। तीसरी बात अपने पास में बहुपद के शून्य के निकालेंगे अपन लोग। शून्य के बाद में बहुपद के अंदर भाग आएगा भैया, भाग देना। भाग के ही अंदर अपने पास में एक आने शेषफल परिमेय, शेषफल परिमेय आएगी भैया इसके अंदर, ठीक है ना। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है साहब। इसके बाद में अपने पास में बीजगणितीय सर्वसमीकरण आएंगे। क्या आएंगे साहब, बीजगणितीय सर्वसमीकरण। जानते बीजगणितीय सर्वसमीकरण, x + y का होल स्क्वायर कैसे कैसे निकलते, पूरा खोल के बताएंगे करके। x³ - y³, इनके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले बहुत सारे हैं अपने पास में, सारी की सारी आएंगी सर्वसमीकरण, इसके द्वारा अपन लोग करेंगे साहब। तीसरा अपने पास में क्या है, निर्देशांक ज्यामिति दिया हुआ। तीसरा चैप्टर क्या दिया हुआ, निर्देशांक ज्यामिति। क्या दिया हुआ भैया, निर्देशांक ज्यामिति। तीसरा चैप्टर अपने पास में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ अपने पास तो कोऑर्डिनेशन है। ये कोऑर्डिनेशन आगे जाकर बहुत विस्तार में लेता है, उसका बेसिक आज अपन लोग सीखेंगे। उस बेसिक को अपन लोग इस क्लास में सीखेंगे। और इसके बाद में अपन लोग ध्यान रखना, ना 11वीं में पीछे छोड़ेगा, ना 12वीं में पीछे छोड़ेगा, ना BS। जहां तक आप लोग पढ़ोगे वहां तक पीछे
सबसे टेक्निकल डिपार्टमेंट यही चीज आगे जाके वेक्टर के अंदर बदलती है। स्केलर और वेक्टर दो से सदिश और अदिश राशियां जो होती है वहां निर्देशांक से ही अपने पास में यही चेंजिंग के रूप में आता है। तो इसके अंदर क्या है कि एक तो आएगा था कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति, ठीक है साहब। और दूसरा इसके अंदर क्या आएगा, इसका सारांश आएगा साहब, ठीक है ना। जब बिंदु दिए हों, बिंदुओं का आलेखन, जब बिंदु दिए हों तो उनका आलेखन, आलेखन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है साहब। इस प्रकार के दो ही टॉपिक इसके अंदर अपने पास में आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद चौथा चैप्टर आपको कौन सा बताया था मैंने, चौथा चैप्टर बताया था दो चर वाले रैखिक समीकरण साहब। क्या बताया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कैसे हैं, चौथा चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है साहब। दो चर वाले रैखिक समीकरण को अपन लोग बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो आएगा साहब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण क्या है, इसके बारे में चर्चा आएगी। रैखिक समीकरण आपको बता दूं रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ax + by बराबर c। इस प्रकार से रैखिक समीकरण, जिसको अपन लोग ऐसे लिखते हैं 2x + 3y बराबर 5, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ध्यान दें ये अपने पास में रैखिक समीकरण है, उसके अंदर है साफ साफ लिख रहा है दो चार पद होते हैं x और y, दो चर है। रैखिक का मतलब घात एक एक घात है, वो आगे पूरा विस्तार से बात करूंगा मैं। तो ये अपने पास में क्या है कि लाइन को, सीधी लाइन को व्यक्त करते हैं, जब इनसे कभी ग्राफ खींचेंगे तो सीधी लाइन आती है, इसलिए इसको रैखिक कहते हैं, लीनियर कहते हैं, है ना। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसके अंदर क्या आने वाला है साहब, ठीक है ना, रैखिक समीकरणों का सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, कुछ विधियां अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, विलोपन है, प्रतिस्थापन है, वज्रगुणन है, ऐसे करके कुछ विधियां अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। वज्रगुणन में इन विधियों को अपन लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है साहब। और इसके अंदर एक इसके बाद में लास्ट में आने वाला है एक इसके द्वारा ही ग्राफ, सबसे अहम टॉपिक माना जाता है। आप लोग इस क्लास में इसको ढंग से सीख लेना। अगली क्लास में 6 नंबर का 10वीं बोर्ड की क्लास में 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। बड़े क्वेश्चन के अंदर जिस विद्यार्थी को ग्राफ अच्छे से आता है ना, उस विद्यार्थी को कभी भी ये उम्मीद नहीं होती कि मैं दुनिया में फेल भी हो सकता हूँ मैथमेटिक्स के अंदर। दुनिया जब जब पास होने के लिए बचने का उपाय सोचती है तो सबसे पहले क्या सोचती है, ग्राफ के बारे में सोचती है। 6 नंबर का ग्राफ तो मैं कर ही लूँ जिससे कि मेरा क्या आएगी, बेड़ा पार हो जाए भैया, ठीक है साहब। हाँ साहब, इसके बाद में इसके बाद में आएंगे साहब एक्स अक्ष व वाई अक्ष के समांतर जो रेखाएं होती है उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। वाई अक्ष के समांतर रेखाएं, काफी लंबा होने वाला ये चैप्टर के समांतर रेखाएं, ठीक है साहब। इसके बाद में नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपने पास में, यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। कुछ नहीं है, एक बेसिक सा दिया हुआ है, इसका पूरा विस्तार 10वीं क्लास में आपको मिलेगा। यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय, ठीक था। पांचवा था यूक्लिड का ज्यामितीय परिचय। ये यूक्लिड भाई साहब में गणतज्ञ रहे थे, इन्होंने क्या क्या संकल्पनाएं दी थी, क्या क्या बातें दी थी, उन बातों के बारे में चर्चा होगी। बातें इनकी बहुत छोटी छोटी हैं परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगे तो अपने पास में क्या है कि अपने को लगा ये बेवकूफी की बात बता रहा है, वरना बड़े काम की बातें हैं। एक तो क्या है कि इसकी परिभाषाएं, एक इसके अभिगृहित संकल्पना क्या दी, गृहित है ना भाई। मिस्टेक हिंदी का मिस्टेक है, कोई नहीं, मैथ पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोग हिंदी का मिस्टेक ज्यादा मेहनत ना करें। तो परिभाषाएं हैं, एक इनका अभिगृहित है और एक इनकी क्या है, अभिधारणाएं, जिनके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे, धारणाएं, ठीक है साहब। और इसके अंदर अपन लोग क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड की पांचवी जो अभिधारणा है सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट आएगी सब, मोस्ट यूक्लिड की कई अभिधारणा है, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का रूपांतरण, अभिधारणा का रूपांतरण। आप लोगों को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पता चल जाए कि अपन लोगों को पूरे वर्ष भर पढ़ना क्या है, अपन लोग एक टारगेट बना सकें
एक अपना एक प्लान तैयार कर सकें, अपन लोगों का सिलेबस पूरा पूरा दिमाग में एक बार सेट हो जाए। अपन लोग क्या ध्यान रखना चाहिए कि मकान बनाने से पहले भी एक चक्कर नक्शा बनाया जाता है, उसमें रूपरेखा तैयार होती है, अपनी पढ़ाई का एक उद्देश्य क्रिएट किया जाता है, अपना एक लक्ष्य क्रिएट किया जाता है। उस लक्ष्य के लिए वो ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, अपने को कहाँ से कैसे कैसे निकलना है, क्या क्या चीजें हमारे सामने आने वाली चीजें। और ध्यान रखना जो उचित रणनीतियां होती है ना, वही विद्यार्थी सक्सेस होते हैं जिनके पास में अच्छी रणनीतियां होती है। ध्यान रखना, मेहनत दुनिया करती है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, किसी भाई का घर उत्तर दिशा में है 5 किलोमीटर जाने पे, और कोई भाई यदि दक्षिण दिशा में गति करने लगे और वो सबका 20 किलोमीटर चला जाए, तो भी वो घर पहुंच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। उसका कारण क्या? उसने सही दिशा में काम नहीं किया। सही दिशा के लिए उसके पास रूपरेखा होनी चाहिए। तो घर तो वो 5 किलोमीटर में पहुंच जाता है। वो सामने लगे चला तो मैं भी हूँ साहब, मैं 5 के बजाय 20 चलाऊं फिर भी घर नहीं पहुंचा। उसका कारण क्या? उसकी दिशा बेकार थी। उस दिशा के निर्धारण के लिए अपने पास ये रूपरेखा निश्चित होनी चाहिए। यहाँ से अपन लोग अपने प्लान करेंगे, टारगेट करेंगे, अपने को किस दिशा में अपनी लाइफ को लेके जाना है, अपने आप को लेके जाना है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन लोग प्लान कर लें। और सभी विद्यार्थियों से एक मोस्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे को कल इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे कमेंट चाहिए। और वो कमेंट इस प्रकार से कि आप लोगों को स्टार्ट कहां से करवाना है, जहां से स्टार्ट करवाना वहां से मेरे को बताएं कमेंट करके बार बार। जो कमेंट ज्यादा आएंगे, सभी की पूर्ति तो हो नहीं सकती, जिनका ज्यादा बार होगा, जिनकी ज्यादा वोटिंग होगी, उस चैप्टर से मैं आपकी बुक को स्टार्ट कर दूंगा निश्चित रूप से। तो ध्यान दें। इसके बाद बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी प्रश्नावली 6। छठी क्या आने वाली है? छठी अपने पास में आएगी रेखाएं एवं कोण। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली प्रश्नावली है रेखाएं एवं कोण। ये ज्यामिति से संबंधित है, ये बेसिक है ज्यामिति का। ये जिसको आती है 20 नंबर की ज्योमेट्री आती है 10th क्लास में भैया, उस ज्योमेट्री को पूरा कर पाएगा यदि यहाँ से अपन लोग बात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो क्या आएगी? आधारभूत पद एवं परिभाषाएं। परिभाषा आएंगे। रेखा किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं, एकांतर कोण किसे कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा क्या, समांतर रेखा क्या, ऐसी डेफिनेशन आएंगी, उनके आधारभूत पद आएंगे भैया। दूसरा पॉइंट क्या है साहब? दूसरा पॉइंट इसके अंदर आने वाला है साहब प्रतिच्छेद रेखा, अप्रतिच्छेद रेखा। वह अप्रतिच्छेद रेखा है। यहाँ पे जब अपन लोग चर्चा करेंगे तो दुनिया ये जानती होगी या तो रेखा समांतर होगी या रेखा काटेगी। मैं ऐसी रेखाएं बताऊंगा जो ना तो समांतर होगी और ना ही काटेगी। आप लोग कल्पना करके देखना, ऐसा कि दुनिया में कुछ हो सकता है कि जो लाइन है ना तो वो समांतर है और ना ही वो एक दूसरे को काट रही है। ऐसी कोई दो लाइनें दुनिया में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है भैया। मैं आप लोगों को निश्चित रूप से बताऊंगा साहब, ठीक है साहब। उसके बाद में आएंगे साहब कोणों की युग्म। कोणों की युग्म। इसके बाद में अपने पास में क्या आने वाले हैं? कोणों के युग्म। और इसके बाद में समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं साहब। समांतर रेखाएं एवं तिर्यक रेखाएं। यहाँ पर लोग चर्चा करेंगे समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, तिर्यक रेखाएं कौन सी होती हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली लाइन ये तिर्यक रेखा कहलाती है साहब, ठीक है साहब। उनके ऊपर यहाँ अपने पास संगत कोण, एकांतर कोण वगैरह सारे बनेंगे साहब, तीर्थविमुख कोण, है ना। तो ध्यान दें। इसके बाद में आना है त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म, ठीक है साहब। त्रिभुजों की कोण योग गुण, ठीक है ना। कोणों के योग का गुण क्या है? अपने पास में त्रिभुजों के प्रकार को मिला कोणों पे आधारित, ठीक है ना, भुजाओं पे आधारित, वो सारे के सारे आने वाले हैं। इसके बाद में लास्ट नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट के 7वां चैप्टर है। 7वां चैप्टर क्या है? 7वां चैप्टर है साहब इसके बाद में त्रिभुज। 7वां चैप्टर है त्रिभुज, ठीक है साहब। त्रिभुज के अंदर अपने पास सभी जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? भुजाओं के आधार पर होते हैं, कोणों के आधार पर होते हैं, है ना। न्यून कोण है, समकोण है, समबाहु है, ठीक है साहब। इस प्रकार से त्रिभुजों के ऊपर प्रकारों को बात करेंगे। उसके बाद में आएगी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता क्या है, पूरा विस्तार से बात करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता अपन लोग पहले पेज से ही बात कर रहा हूं मैं। दूसरा क्या है साहब? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटियां।
त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटियां, सर्वांग समता की कसौटियां। ठीक है सर, एक तो त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, उसके बाद में त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटियां। ठीक है सर, उसके बाद में आएगा एक त्रिभुज के गुण, त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के सर्वांग क्षमता की कसौटियां कौन सी हैं? त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटियां अपने पास में जैसे कि भुजा, कोण भुजा, जिसको अपन लोग नियम नंबर 7 पढ़ेंगे, एस, और या फिर एस, ठीक है सर, ए, ऐसे करके कुछ ऐसे गुण, RHS, ठीक है ना, ये गुण ये अपने पास में कसौटियां होंगे जिनसे कि वो त्रिभुज सर्वांग होंगे, उनके ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे साहब। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पर यदि अपन लोग बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास में चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है? चैप्टर नंबर 8 है, अपने पास में ध्यान रखें, चैप्टर नंबर 8 है चतुर्भुज। ठीक है सर, चतुर्भुज के ऊपर यदि मैं बात करता हूं तो अपने पास में चतुर्भुज के अंदर क्या आने वाला है? चतुर्भुजों के जो अपने पास चतुर्भुजों के कोणों का योग के जो गुण है, ठीक है ना, तो पहला आने वाला है चतुर्भुज के कोणों के योग गुण। तो सिंपल सी बात है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान अंतराल कोण के बराबर होता है। चक्र चतुर्भुज में ऐसा होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार के गुणों पे अपने पास में बात होगी। उसके बाद में अगला होगा चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुजों के प्रकार कैसे कैसे चतुर्भुज होते हैं, अवतल चतुर्भुज, अवतल चतुर्भुज, सारी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ तक क्वेश्चन लेके आएंगे, क्या एक त्रिभुज को अपन लोग चतुर्भुज कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। ठीक है सर, तो इसके बाद में आता है सब समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के गुण, सबसे अच्छा चतुर्भुज समांतर समचतुर्भुज होते हैं साहब। सब जगह जो दिमाग की माथापच्ची कराते हैं के गुण। अगला पॉइंट इसके अंदर आने वाला है, अगला पॉइंट क्या आएगा इसके अंदर? ठीक है साहब, समांतर चतुर्भुज के होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध। चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध। और सबसे मस्त चीज इसके अंदर आने वाली है, मैं मल्टी स्टार दे दूंगा इसको भाई साहब। सबसे मस्त चीज है ये भाई साहब, ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना। मध्यमान प्रमेय या मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय या मध्यमान प्रमेय इसको अपन लोग कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका सबसे अहम रोल रहने वाला, और ये आगे की कक्षाओं तक बहुत काम आती है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा गौर फरमाऊंगा। और मैं एक स्पेशल क्लास बनाने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर। ध्यान रखें आप लोग, इसके ऊपर एक स्पेशल क्लास बनाएंगे। ठीक है ना, पूरा आधा घंटा क्या है, 1 घंटा की पूरी क्लास इसके ऊपर ले जाऊंगा मैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि सबसे अहम रोल होने वाला है इसका। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर की बात करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट नवा चैप्टर है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल साहब। ठीक है सर, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इनके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्मूलों का यूज होना है। एक ही फॉर्मूलों को विस्तार से अपन लोग ड्राइव करके, फॉर्मूला कोई भी रटेंगे नहीं, सारा फॉर्मूला अपन लोग निकालेंगे, पूरा ड्राइव करके निकालेंगे साहब। ठीक है, इसके अंदर क्या आने वाला है? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं की मध्य बनी आकृतियां ठीक है ना साहब, एक ही आधार एक ही समांतर रेखा के बीच में बने हुए जितने भी त्रिभुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, जितने चतुर्भुज होते हैं उनके क्षेत्रफल बराबर, समान चतुर्भुज होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इस प्रकार के गुणों को अपन लोग पढ़ेंगे साहब। ठीक है साहब, तो इसके बाद में वही बात,
यही एक ही आधार, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बनी आकृतियों में दो प्रकार की आकृतियां पढ़ेंगे। एक तो त्रिभुज जिनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज जिनके भी क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इनके गुणों के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। कुछ बेसिक बेसिक जानकारियां और लेंगे इसके अंदर, ये चैप्टर 9 के अंदर पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद में बात कर रहा हूँ चैप्टर 10 के अंदर साहब, ठीक है ना। चैप्टर 10 क्या है, ठीक है सर। चैप्टर 10 के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर 10 है वृत्त। वृत्त के अंदर यदि अपन लोग बात करें तो ध्यान रखें कि इसके अंदर क्या है कि वृत्त की परिभाषाएं, जीवाएं, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, चाप, व्यास एवं इनसे संबंधित गुणों के बारे में अपन लोग जानकारी लेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है साहब। ध्यान दें, जो अपने पास में जीवाएं होती हैं, सपोज करो कि जैसे कि जीवाएं हैं, जीवाओं की लंबाई समान है, तो साहब जीवाएं दो जीवाओं की लंबाई समान से केंद्र में बराबर के कोण बनाएंगे। ये वो प्रमेय जो अपन लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे, हम स्वरों को पढ़ेंगे, ठीक है साहब। एक ही जीवा है, जीवा के द्वारा पड़ती हुए जो कोण बनेंगे वो सारे कोण बराबर बनेंगे। इस प्रकार की बातों को, यदि जीवाओं की दूरियां यदि केंद्र से बराबर दूर हैं, ये दूरियां बराबर है केंद्र से, ये दूरी और ये दूरी यदि बराबर है तो निश्चित रूप से इनकी लंबाई कैसी होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। इस प्रकार के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज, सबसे इंपोर्टेंट होने वाला है चक्रीय चतुर्भुज, पूरा 10वीं क्लास का सेक्शन है चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है साहब। तो अपन लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्या, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे साहब। इसके बाद में अपने पास में आनी है साहब रचनाएं। तो रचनाओं में क्या है, त्रिभुजों की रचनाएं आएंगी, चाप वगैरह लगाएंगे, करेंगे, ठीक है साहब। 11वां चैप्टर अपने पास में क्या आना है, रचनाएं। रचनाओं में बस ये आएगा अपने पास में त्रिभुजों की रचनाएं, ठीक है साहब। त्रिभुजों की रचनाएं आएंगी साहब, है ना। बस सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण यही है इसके अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 12वां चैप्टर अपने पास में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल व आयतन। इसके अंदर भी फॉर्मूले होने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। उन फॉर्मूलों के अंदर अपने को क्या है पूरा डिटेल से पढ़ना है ना। 12वां ये नहीं है, 13वां चैप्टर है भैया। 12वें पे इसके बाद में बात कर लूंगा, थोड़ा सा आगे लग गया, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह, तो इसके अंदर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलन का क्या है, शंकु का क्या है, गोले का क्या है, पूरी की पूरी 10वीं क्लास यहाँ रख दी गई है ना। तो 10वीं क्लास में लेक्चर चल रहा है, वहां से आप लोग देख सकते हो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो साहब, मैं साथ साथ लिख देता हूँ, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, इनकी पृष्ठीय दो पार्ट का, एक तो आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है साहब, और एक आएगा संपूर्ण पृष्ठीय, एक वक्र पृष्ठीय और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आना है इन्हीं का आयतन, ठीक है साहब। ये चीजें आनी है, केवल फॉर्मूलों पे बातें हैं, फॉर्मूले सारे लिखाऊंगा, नहीं पूरी ड्राइव कराऊंगा कहाँ से कौन कौन सा फॉर्मूला निकल के आता है। घन का साहब 6 गुणा बजाय स्क्वायर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, पाई आर स्क्वायर है, और साहब 2 पाई आर है, 1/3 पाई आर स्क्वायर है, 4/3 पाई आर क्यूब, सारे के सारे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इनके विकर्ण तक पूरा कुछ पढ़ेंगे। इसके बाद में अपने पास में एक रहेगी 12वां क्या रह गया, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंदर एक हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे साहब। त्रिभुजों के क्षेत्रफल में एक पढ़ेंगे अपने पास में हीरोन का सूत्र, 12वां ये है। तो ये क्या है कि इसके अंदर त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते, क्या निकालते हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल और त्रिभुजों में भी कैसा त्रिभुज, विषमबाहु, जिसकी भुजाएं सारी अलग हैं, ठीक है साहब। इसके लिए अपन लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, √s - a s - b s - c, ऐसे करके अपन लोग पढ़ेंगे। तो अपने पास में s बराबर क्या होता है, अर्ध परिमाप, क्या होता है, ज्यादा टाइम नहीं खींचना चाहता है इसके ऊपर में, ठीक है। तो अपने पास में बटे 2, ये परिमाप का आधा होता है, तीनों भुजाओं के योग का आधा, है ना।
तो इसके ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में इसी की सहायता से चतुर्भुजों का, त्रिभुज की सहायता से चतुर्भुजों का क्षेत्रफल भी निकालेंगे अपन लोग, ठीक है सर। इसके बाद में अपनी दो प्रश्नावलियां और बचती हैं, एक तो सांख्यिकी और प्रायिकता, मरी मरी सी प्रश्नावलियां, ज्यादा टाइम नहीं खींचूंगा, ठीक है। थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर दे दूं। सांख्यिकी क्या होती है? बारंबारता होती है साहब, है ना। सांख्यिकी का बहुत ही बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का संग्रह है ना। पहला क्या है? आंकड़ों का संग्रह। दूसरा आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उनको दर्शाना, ठीक है सर। तीसरा अपन लोग क्या है कि आंकड़ों का आलेख, इन आंकड़ों से फिर आलेख बनाएंगे, आयती है, गोलीय है ना, लंब दंड आलेख, है ना। आंकड़ों का आलेख, निरूपण, ठीक है साहब। आलेख जैसे बनते हैं ना, तो डंडी 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 करके ऐसे बनाए होंगे आपने, है ना, ठीक है। या फिर एक गोले में भी ऐसे बनाए होंगे आपने, ठीक है ना साहब, ऐसे करके एक, ठीक है। दंड आलेख है, आयती आलेख है, आयती आलेख ऐसे होते हैं साहब, ये लो ऐसे करके, ठीक है साहब। इस प्रकार के आलेखों से अपन लोग बनाएंगे। फिर अपन लोग केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और निकालेंगे इसके अंदर, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप निकलेंगे अपने पास 3। एक तो माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों को अपन लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट चैप्टर है अपने पास में कि प्रायिकता, प्रायिकता का बेसिक स्टार्टिंग होती है यहाँ से प्रायिकता की, आगे जाके 12वीं क्लास तक प्रायिकता जाती है अपने पास में छाती है ना, ठीक है ना। उसके बाद बीएससी में प्रायिकता नहीं है। प्रायिकता, प्रायिकता का एक मेन बेसिक पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक प्रायोगिक दृष्टिकोण, केवल एक प्रायोगिक दृष्टिकोण। प्रायिकता कुछ भी जुआ खेलना सिखाते हैं भैया, है ना। मजा आता है बच्चे को खेलने में साहब। 52 ताश के पत्ते, उसमें सिक्का निकलने की प्रायिकता क्या है? अपन लोगों ने एक सिक्के को फेंका तो हेड आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है साहब। इस प्रकार से कुछ टॉफी, कुछ सामान रखें, कुछ अच्छे हैं, कुछ गलत है, उसमें से उसको निकलने की प्रायिकता क्या है? उनकी संभावनाओं का व्यक्त करता है कि ऐसा होने की प्रायिकता क्या है। इस प्रकार से अपन लोगों का ये कंप्लीट होता है साहब, ठीक है साहब। हो गई बुक कंप्लीट। इस प्रकार से अपन लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग बस साथ में बने रहें। आप लोगों को कल के लेक्चर में वो प्रश्नावली आप लोगों के लिए मैं स्टार्ट कर दूंगा, जिसके कमेंट सबसे ज्यादा आएंगे। तो आप लोग सबसे ज्यादा मेरे को अधिक से अधिक कमेंट करने की कोशिश करें कि आप लोगों को जो प्रारंभ करवानी है उस विषय में जिसका मतदान ज्यादा रहेगा, जिसकी कमेंट ज्यादा रहेंगी, वही चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। तो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसको अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं, जागृत करें, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, उनके लिए उनको भी लाभ हो सके। इसलिए अपन लोग उसको ज्यादा से ज्यादा अवस्था में शेयर करें। और निश्चित रूप से जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।